नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जो काफी ट्रेंडिंग है। कारण आपको पता होगा, ट्रेंडिंग सब दिन से रहा है क्योंकि आईपीओ की जब इसकी लिस्टिंग हुई, डिस्काउंट पे ये लिस्ट हुआ, उसके बाद इसका सफर काफी उतार चढ़ाव वाला रहा है। 1 साल 1.5 साल तक ये अपने एक बाउंड रेंज में 25 to 30 के बीच में ट्रेड करता रहा। जब इसके अंदर एक अप ट्रेंड आया तो 2 डिजिट वाली स्टॉक 3 डिजिट में कब कन्वर्ट हो गई लोगों को पता भी नहीं चला। एक दौर आया जब ये अपने हाईज को यानी कि 290 की इस हाई को ये टच किया, उसके बाद फिर से ये लोअर ट्रेंड दिखाने लगा। लोग परेशान हो गए थे कि आखिर ये क्यों हो रहा है। तो ये सारी चीजें हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप IRFC इन्वेस्टर हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा एक और चीज, अगर आप इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये लगता होगा कि आप अकेले हैं। हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया है, एक ग्रुप हमने बनाया है, दैट इज स्टॉक डिस्कशन हब। इस ग्रुप में ऑलमोस्ट आप जैसे 2500 लोग ज्वाइन किए हुए हैं, जहां पर वो अपने कुछ व्यूज को, कुछ न्यूज को या कुछ एनालिसिस को शेयर करते हैं, दूसरे से सीखते हैं, लोगों को सिखाते हैं और एक बहुत ही फ्रूटफुल हेल्दी कन्वर्सेशन करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस IRFC इन्वेस्टर चैनल को और इस स्टॉक डिस्कशन हब ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, अब हम आते हैं मेन टू द पॉइंट पर जो आज हमारी बातचीत होगी। सबसे पहले ये हम बात कर लेते हैं कि ये IRFC का स्टॉक थोड़ा सा ट्रेंडिंग क्यों है। क्योंकि 4 नवंबर को कंपनी अपने Q2 के रिजल्ट्स डिक्लेयर करने वाली है। अब इसमें नया क्या चीज है? इसमें नया कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ एक चीज जो काफी ट्रेंडिंग बना रही है, दैट इज डिविडेंड। कंपनी ने ये अनाउंस कर दिया है कि 4 नवंबर को अपने Q2 के रिजल्ट के साथ कंपनी डिविडेंड की भी घोषणा करेगी। डिविडेंड का अमाउंट कितना होगा उस पर ढेर सारी चीजें फिर चल रही है। कोई बोल रहा है कि इस बार एक 1 रुपीज से ज्यादा हो सकता है, कई लोग बोल रहे हैं कि 70 पैसे या 80 पैसे जो हर बार मिलता है वो मिलेगा, वो अलग की बात है, बट डिविडेंड मिलने वाला है। अब जब हम लोग IRFC पे बात करेंगे, क्योंकि कई लोग अलग अलग एलिगेशंस लगाते हैं कि ये ओवर वैल्यूड है, ये ऐसे हैं, तो हम थोड़ा सा एक कंपैरिजन करते हैं ऐसे कुछ फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन वाली कंपनी पे और उनका क्या हाल है एक्चुअली। लाइक IRFC, एक मिनट, आप लोगों को पता होगा कि 2 ऐसी कंपनी, एक PFC और एक TFC। PFC यानी कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, TFC यानी कि टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन। यानी कि ये अपने अलग अलग डोमेन में ये लोग फाइनेंशियल फंडिंग करती है। अब इसके परफॉर्मेंस को देखते हैं। हमारे पास IRFC है, पिछले 1 साल के अंदर IRFC के अंदर 116% रिटर्न देखने को मिला है, यानी कि 116%। PFC के अंदर 22.5% और TFC के अंदर 40%, यानी कि 40%। तो इस बात से कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा मन में लगता है कि IRFC ओवर वैल्यूड है। लेकिन थोड़ा सा अगर और भी डीप में जाएं तो ये आपको जानने को मिलेगा कि जो भारत का, इंडिया का जो एक ऑब्जेक्टिव है, एम है, वो है कि रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का। क्योंकि ऑलरेडी आप देखेंगे तो भारत ऑलरेडी पावर में ऑलरेडी जो टारगेट्स थे वो अचीव कर लिए। उतने एक्सपेंशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है और हो भी नहीं रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जो रेलवे की जो चीजें हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट था, वो जो पिछले 20 सालों से जो चल रहा था वही चल रहा था। कुछ न्यू इनिशिएटिव चाहिए, चाहे वो वंदे भारत ट्रेन का हो,
चाहे वो बुलेट ट्रेन का हो या किसी भी चीजों का हो। तो सरकार रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दे रही है, जिसकी वजह से रेलवे के और भी स्टॉक्स आगे कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। इट डज नॉट मीन्स कि ये ओवर वैल्यूड है। एक पैरामीटर है दैट इज पी रेशियो। पी रेशियो को अगर आप देखेंगे तो हाँ, थोड़ा लगेगा कि इसके पी रेशियो थोड़े से ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन आईआरएफसी के स्टॉक्स अभी तक नॉर्मल दिख रहे हैं। दिस इज माई पर्सनल मेरा ये ओवरव्यू है, पर्सनल मेरा ये विचार है कि ये ओवर वैल्यूड नहीं है। अब इसके कंपिटिटर के बारे में हमने बात कर लिया। अब इसके कुछ की लेवल्स को देखते हैं। की लेवल्स को कहने का मतलब है कि आने वाले दिनों में क्या ये कुछ कर सकता है, दिखा सकता है। हमने पहले आपको बताया था कि इसके लिए जो कुछ लेवल्स हैं, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 186 का लेवल्स इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। जब ये 186 के लेवल्स को क्रॉस किया तो अगले दिन यहाँ पर एक फिर से डाउन ट्रेंड देखने को मिला था, यानी कि वो उसको सस्टेन नहीं कर पाया था। फिर वो आगे बढ़ा और एक 219 रुपीज के एक हाई को लगाया था, और वो हाई रह गया था। उसके बाद से डाउन ट्रेंड देखने को मिले थे। ये सिर्फ आईआरएफसी के अंदर नहीं था, ग्लोबल सेंटिमेंट्स वीक थे, इंडियन मार्केट वीक थी, जिसकी वजह से भी डाउन ट्रेंड्स देखने को मिले थे। ठीक है, लेकिन अभी के समय में जो सबसे बड़ी राहत की खबर थी कि आईआरएफसी के अंदर जो डाउन ट्रेंड देखने को मिला वो 133 तक गया ये, और उसके बाद से बाउंस बैक कर लिया। और इसके लिए आईआरएफसी के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। अगर इस लेवल को ये ब्रेक करता तो ये इसमें फर्दर डाउन ट्रेंड बहुत बड़े फॉल्स देखने को मिल सकते थे। यहाँ से 133, क्योंकि हर बार देखेंगे आप ये तो 133 इस लेवल्स पे ये हमेशा आता है, उसके बाद से ये फिर बाउंस बैक करता है और अपने ट्रेंड को ये फिर से फॉलो किया है। तो यहाँ पर फिर से एक अपमूव देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में ये कैसा अपमूव दिखाएगा नहीं पता, क्योंकि आने वाले दिनों में कुछ ग्लोबल इवेंट्स जैसे कि प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हैं अमेरिका में, इजराइल और ईरान का जो अपना कन्फ्लिक्ट है, जो युद्ध चल रहा है, उसका अलग इशू है, तो वो नहीं पता। बट मुझे लगता है कि अगर इसको ग्लोबल सेंटिमेंट्स या इंडियन मार्केट्स इसको सपोर्ट करती हैं तो आने वाले दिनों में आईआरएफसी का अच्छे अप मूव्स दिखा सकता है, क्योंकि Q2 के रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे ऐसा हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। एंड दिस इज ऑल माय एजुकेशनल सजेशंस। मेरा ये आपका अपना मैं पर्सनल विचार बता रहा हूँ, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखें कि इस स्टॉक के अंदर अभी मतलब कि कुछ अप ट्रेंड्स देखने को मिलेंगे, और उसके बाद जो की लेवल होगा वो 186 का की लेवल फिर से इंपॉर्टेंट होगा। अगर कुछ अच्छे अप मूव्स मिले तो अगर 186 को क्रॉस कर जाता है तो फिर से हम लोग इसके हाई वाले लेवल को देख सकते हैं। बट हाँ, एक चीज और है, अगर ये फिर से डाउन ट्रेंड दिखाता है तो 133 के लेवल्स फिर इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अब बात आती है कुछ क्वेश्चंस जो हमारे पास आए थे कि मैंने 180 पे इतने शेयर लिए हैं, इवन कि कुछ लोग 210 रुपये पर भी लिए हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए। यहाँ पे आपके जो पर्सपेक्टिव है वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आए थे देन डेफिनेटली इट्स माय पर्सनल व्यू सजेशन कि आप इसे होल्ड कर सकते हैं। कुछ लोग हैं जिनको आईआरएफसी से निकलना ही निकलना है, ठीक है, तो मैं हमेशा जो सजेस्ट करता हूँ कि आईआरएफसी से कंप्लीट एग्जिट बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर मान लीजिए आपने 100 शेयर लिए थे 130 के प्राइस पे, यानी कि आपका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था वो 13,000 रुपये था। ठीक है, अभी देखेंगे तो ये लगभग मान लीजिए 150 पे 15,000 रुपये है, तो एटलीस्ट जो 2,000 रुपये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट को आईआरएफसी के अंदर इन्वेस्टेड रहने दीजिए। आप अपने प्रिंसिपल अमाउंट्स को निकाल सकते हैं, बट कुछ अमाउंट जो आपके एक्स्ट्रा बने हैं वो उसमें रहने दीजिए। इसके अलावा टॉकिंग अबाउट द एंट्री पॉइंट, एंट्री पर अभी कुछ भी बोलना मुश्किल है जब तक यूट्यूब के रिजल्ट्स नहीं आ जाते हैं, तो एंट्री के बारे में मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, बट लॉन्ग टर्म वाले बी इन्वेस्टेड, आप उसमें बने रहिए, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट की जो अभी सबसे बड़ी ऑब्जेक्टिव है वो कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है। रेलवे वैसे एरियाज में भी पहुंचना चाहती है जहां आज तक कुछ भी नहीं था, वैसे गांव को भी कनेक्ट करना चाहती है जहां से लोग थोड़ी सी अपनी लाइफ को और भी बेटर कर पाएंगे।
तो आने वाले 10 सालों को देखें तो इंडियन रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करने वाली है, तो इस स्टॉक का फ्यूचर है, अच्छा परफॉर्म करती हुई दिखेगी। इट्स माई पर्सनल व्यू, और इसमें बने रहिए, बस इतना ही। हाँ, और IRFC इन्वेस्टर्स चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, एंड यू मे ज्वाइन ऑल्सो द स्टॉक डिस्कशन। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।